Okay, now let's come to the next question, question number 6th. Again, this question is not given in 5th and further editions of Blanchard. This question is only given in edition number 4. And जैसे कि आप ये टाइटल पढ़िए, दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिग डीपर, दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स सारे यूज़ हो जाएंगे। देखो, पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना एक अलग बात है, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखना एक अलग बात है, डेरिवेशंस को सीखना एक अलग बात है, पर जब व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन पार्ट तब आपको पता लगता है, तब आपके टेस्ट होते हैं कॉन्सेप्ट्स के कि यार कितना सीखा है आपने। अब वो ये कहता है कि सपोज दैट फिलिप्स कर्व इज गिवन बाय दिस। देखो, इसके अंदर एफ पार्ट है, 3 4 5 6 पार्ट है, तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सपोज फिलिप्स कर्व इज गिवन बाय दिस एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज गिवन बाय दिस। ओके, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस इकोनॉमी? अब 1 बाय 1 चलेंगे, आराम से करेंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक बार मैं इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूँ। इक्वेशन है पाई टी इक्वल पाई ई टी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस, जैसे कि मेरी इक्वेशन होती है 5%, ठीक है। ये यूएन है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ये भी बोल रखा है मेरे को कि जो मेरा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है टाइम पीरियड टी का, वो लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन है। ओके, लास्ट ईयर का एक्चुअल इन्फ्लेशन है, जैसे कि वो बोलता हुआ है। और पहले पार्ट में अभी मेरे से क्या पूछा है? सैक्रिफाइस रेशो। मेरे से फर्स्ट पार्ट में उसने सैक्रिफाइस रेशो पूछा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है 1 में अल्फा, और आप देख सकते हैं ऐसे यूटी, ये इक्वल होता है इसके यूएन के, दैट इज 5% अपॉन में पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1, ठीक है, ये होता है। अब सैक्रिफाइस रेशो निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर अल्फा होता है, अगर अल्फा नहीं गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। तो सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया? 1/1, दैट इज 1। सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया मेरा? 1। क्यों? एज अल्फा इज 1 इन गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है, यस और नो। अब बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट, हाँ, वो कहता है कि सपोज यूटी इक्वल है यूएन के, मैं आपको पढ़वा भी देता हूं, मेरे सामने भी क्वेश्चन है, एंड इन्फ्लेशन है 12%। ओके, और सेंट्रल बैंक, ये बड़ा अच्छा किया सेंट्रल बैंक ने इस पार्ट में। सेंट्रल बैंक डिसाइडेड टू मेंटेन UT 1 percentage point above UN until pi falls to 2%. ओके, वो कहता है कि आप ये मान के चलिए कि इकोनॉमी में जो अभी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट के इक्वल है, पर इकोनॉमी में ये तो ठीक है, पर इकोनॉमी में ये इशू चल रहा है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 12% है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और सेंट्रल बैंक महंगाई को 2% पर लेकर आना चाहता है, इन्फ्लेशन को 2% पर लेकर आना चाहता है। अब एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, यहां पर इस क्वेश्चन में एक लिजिट बात बोली है। कहता है इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए वो एक बहुत ऑप्टिमल सा पाथ कंसिडर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को 1% पॉइंट 1 परसेंटेज पॉइंट यूएन से ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। अब आप बताइए कि अगर हम ऐसा फॉलो करें तो हमें कितने साल लग जाएंगे यहां से यहां आने में? 12% से 2% आने में कितने साल लग जाएंगे, ये हमें कह रहा है, ठीक है। मैं आपको ये पार्ट एक बार दिखा भी देता हूं। सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट के इक्वल है इकोनॉमी में, लेकिन इन्फ्लेशन 12% है। सेंट्रल बैंक कहता है कि 12% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है इन ईयर टी,
और वो उसको 2% पर लेके आना चाहते हैं। अब बताइए कि और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से 1% एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर उनका एम क्या है 12%, विच इज टू हाई, टू ब्रिंग इट डाउन टू 2%। ओके, बताइए इन्फ्लेशन क्या होगा टी ईयर में, T+1 ईयर में, T+2 ईयर में, एंड सो ऑन। सी पार्ट कहता है कि इन्फ्लेशन, इस टारगेट को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक को कितने साल लग जाएंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, खैर मैं तो सबको ही बता देता हूं अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मेरे को उसने पार्ट बोला है, और बी पार्ट में मेरे से क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है, ये तो कहानी है, ये तो कहानी है। बी पार्ट यहां से शुरू होता है। इन्फ्लेशन पूछा है टी टाइम पीरियड में, इन्फ्लेशन पूछा है T+1 टाइम पीरियड में, इन्फ्लेशन पूछा है T+2 टाइम पीरियड में, एंड सो ऑन। ये मेरे से पूछा है, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट 4 पाई टी। पाई टी पाई टी पाई ई टी माइनस यू टी 5%, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे को पता ही है ये मेरे को क्या बोला हुआ है, लास्ट ईयर का एक्चुअल इन्फ्लेशन। तो माई इक्वेशन टर्न्ड आउट टू बी दिस, यस और नो। अब पाई टी कैलकुलेट करना है, पाई टी -1 हमें मानना है लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन कितना है 12%, माइनस यूटी पता लग जाएगा इससे -5%। आई होप चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके। और एक और बात कैच जो है, ये कितना आएगा, ये 6% आएगा। कैसे आएगा ये 6%? क्वेश्चन में बोला था कि सेंट्रल बैंक 1% उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो ये 6% आएगा। आर यू गेटिंग मी? ये कैच है इस क्वेश्चन में। तो पाई टी -12% इक्वल्स टू -6% -5%, 1% -1% आ गया, ठीक है। पाई टी 11% आ गया, बहुत बढ़िया बात है। पिछले साल इन्फ्लेशन 12% था, इस साल इन्फ्लेशन 11% आ गया, ठीक है। कब? जब हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से 1% ज्यादा एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज 6%। और यही कहानी सही बैठ रही है, सेक्रीफाइस रेशियो भी 1 है, इसलिए इसने हमसे ए पार्ट करवाया था, ठीक है, बिल्कुल सही बैठेगी बात। अब आज चलिए दोबारा कैलकुलेट करते हैं, एक दो पार्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 4 पाई T+1 कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये मेरी इक्वेशन है, पाई T+1 माइनस पाई टी, यहां पे देखते रहिएगा, माइनस यूटी इज 6%। मैं एक स्टेप लिखना पड़ेगा, दैट इज UT+1 -5%, ये लिखना पड़ेगा एक बार आपको। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 11%। ये मैं 1% ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, दैट इज 6% -5%। तो पाई T+1 -1, ये -1 आ गया, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 10%। आर यू गेटिंग मी? आई होप आपको समझ में आया। सिमिलरली फॉर पाई T+2 ईयर, तो इक्वेशन विल टर्न आउट टू बी पाई T+2 पाई T+1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट UT+2, ठीक है। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये कितना है अभी कैलकुलेट किया है 10%, माइनस ये कितना है 6%, 1% में ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं
above my natural rate of unemployment. तो पाई टी प्लस टू कितना आ गया, ये -1, ये उधर गया, ये आ गया 9%. अब मेरे को एक पैटर्न समझ में आ रहा है. दिस वॉज 11, दिस वॉज 10, दिस वॉज 9. तो मैं एक बात कह सकता हूं, अगर आप ऐसे ही करें, टी प्लस 3 ईयर में कितना होगा 8%, टी प्लस 4 ईयर में कितना होगा 7%, टी प्लस 5 ईयर में कितना होगा 6%, टी प्लस 6 ईयर में कितना होगा 5%, टी प्लस 7 ईयर में कितना होगा 4%, टी प्लस 8 ईयर में कितना होगा 3%, एंड फाइनली टी प्लस 9 ईयर्स में कितना होगा 2%. तो जाकर पाई टी प्लस 9 ईयर्स में जाके मेरा ये 2% का टारगेट अचीव होगा. इजंट इट? यस और नो? ठीक है. अब उसका सी पार्ट पढ़ते हैं. बी पार्ट आई होप हो गया. वो कहता है कि इन्फ्लेशन को अचीव कैलकुलेट कीजिए टी ईयर के लिए, टी प्लस 1 के लिए, टी प्लस 2 के लिए. अपन ने टी प्लस 9 ईयर तक के लिए कैलकुलेट कर दिया और ये बता दिया कि टी प्लस 9 ईयर तक टाइम लगेगा टारगेट को अचीव करने के लिए. शायद यही पूछा है. फॉर हाउ मेनी ईयर्स मस्ट द सेंट्रल बैंक कीप द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कह रहा है कितने सालों तक यूटी को यूएन से 1% ज्यादा रखना पड़ेगा, उसको 6% रखना पड़ेगा, वो 5% है. कितने सालों तक रखना पड़ेगा? इज द इंप्लाइड सेक्रीफाइस रेशो कंसिस्टेंट विद योर आंसर टू ए? यस विल आंसर. वो कहता है कितने सालों तक ऐसा करना पड़ेगा. तो सी पार्ट, एक बात बताइए, पाई टी -1 था 12% और आपने अभी देखा पाई टी प्लस 9 में जाके 2% अचीव हुआ है. तो कितने साल लग गए? 10 ईयर्स लग गए, 10 साल लग गए. तो 10 सालों तक सेंट्रल बैंक को फॉर 10 ईयर्स सेंट्रल बैंक को यूटी को यूएन रखना पड़ेगा, इसको 6% रखना पड़ेगा, इसको 5% से. दैट इज 1% अबव दी यूएन. 1% ज्यादा रखना पड़ेगा 10 सालों तक अगर ये टारगेट अचीव करना है तो. अब वो कहता है कि जो आपका आंसर आया है, इज इट कंसिस्टेंट विद योर आंसर दैट यू कैलकुलेट इन पार्ट दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट ए? यस. अब एक बात बताइए, पार्ट ए में सैक्रिफाइस रेशो कितना था? 1 आया था. सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 में अल्फा यूटी माइनस यूएन पाई टी -1, जो भी टाइम पीरियड होता है. ये मेरा 1 था, ये यूटी माइनस यूएन चेक करा देता हूं. ये 5% था. मुझे इन्फ्लेशन को कितना कम करना था? 10%. माइनस लगा लो, रिड्यूस करना है तो. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट. तो ये आ गया 10% यूटी -5. ठीक है, और इससे यूटी आ गया 15%. भैया ये 1 साल का बता रहा है. अगर सेंट्रल बैंक को 1 साल में 10% इन्फ्लेशन को कम करना होता तो उनको फर्स्ट ईयर में ही एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 15% एक्सेप्ट करना पड़ता. नेचुरल रेट कितना है? 5%. इसको कितना एक्सेप्ट करना पड़ता? 15%. 10% ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ता. हाँ है ना. अब ये 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है एक्सीड देन नेचुरल. नेचुरल से ज्यादा है. यस और नो? पक्की बात. और मेरा सेक्रीफाइस रेशो अल्फा कितना है? 1. तो मतलब कितने साल लग जाएंगे? 10 साल लग जाएंगे. जितना एक्सेस है उतना ही ईयर्स लगेंगे क्योंकि अल्फा कितना है? 1 है. तो यस, माई आंसर इज कंसिस्टेंट. माई आंसर इन पार्ट 3 इज कंसिस्टेंट what I have calculated in my part A. Yes or no? I hope आपको C part समझ में आ गया. Let's come to the D part. Now D part क्या कहता है?
डी पार्ट से पहले एक कहानी है। सपोज, अब चीजें चेंज कर रहा है वो, सपोज दैट पीपल नो दैट सेंट्रल बैंक वांट्स टू लोअर इन्फ्लेशन टू 2%। अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने जा रही है, 12% से 2% पर लेके आने वाली है, बट दे आर नॉट श्योर ऑफ सेंट्रल बैंक विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट उनको ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक विलिंग नहीं होगी यूटी को ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए देन यूएन। सो देयर एक्सपेक्टेशन, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन को इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाई है। दे न्यू कि ऐसा होने वाला है, बट दे आर नॉट श्योर, तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाई है। अब उन्होंने देखो एक्सपेक्टेशंस कैसी बनाई है। सो देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज वेटेड एवरेज ऑफ टारगेट ऑफ 2% एंड लास्ट इन्फ्लेशन। वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बनाई है, अपनी इन्फ्लेशन को लेकर एक्सपेक्टेशन बनाई है, और उन्होंने दोनों चीजों को कंसिडर कर लिया। आप ही कहते हैं ना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, लास्ट ईयर का एक्चुअल इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट टारगेट बना रही है हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। दोनों का वेटेड एवरेज ले लेते हैं अपनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को, अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेट दे पुट ऑन सेंट्रल बैंक टारगेट ऑफ 2%। ओके, पहले मैं ये कहानी लिख दूं, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन का पार्ट करा के दिखाता हूं, बी पार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो डी पार्ट के लिए कहानी, डी पार्ट के लिए उसने जो कहानी बनाई है वो ये बनाई है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। एक बार ये वाला पार्ट में वहां से, वेटेड एवरेज ऑफ द टारगेट ऑफ 2% एंड लास्ट ईयर इन्फ्लेशन। वो कहता है कि आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लेते हो ना, वो ये नहीं है इस बार, वो ये नहीं है इस बार, लास्ट ईयर की एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि वेटेड एवरेज है टारगेट के बेस पे और लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन पे। और उसने इक्वेशन हमें खुद बना के दी है, पर अगर एग्जाम में नहीं दी होगी, बी प्रिपेयर आपको कैसे बनानी है। दैट इज माई टारगेट, टारगेट पे वेट, टारगेट 2% का है, तो इस 2% को कितनी वेटेज दे रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी में क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसके लिए लेके लोगों के बीच में ट्रस्ट कितना है, उसके टारगेट को लेके लोग कितना क्रेडिबल मानते हैं उसके टारगेट्स को। तो उसका जो 2% का टारगेट है उसको वेट कितनी दे रहे हैं, लेट्स से 50% दे रहे हैं, तो 0.5 हो गई कि 50% मान रहे हैं लोग कि ये टारगेट 2% का वो अचीव कर लेंगे, और बाकी 1 माइनस लैम्डा वो अपनी इन्फ्लेशन को मान रहे हैं लास्ट ईयर के एक्चुअल इन्फ्लेशन के बेस पे। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की जो इक्वेशन है वो ये है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की, और ये क्या है मेरा, ये मेरा है वेट। ठीक है, अगर किसी देश के सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, ट्रस्ट ज्यादा है, लोगों को उसके डिसीजंस पर फेथ है, उसके टारगेट्स पर फेथ है, तो ये लैम्डा ज्यादा होगा, उसके टारगेट को वो वेट ज्यादा साइन करेंगे, तवज्जो ज्यादा देंगे। आर यू गेटिंग मी? मैं एक समझाने की कोशिश की आपको, अब ये समझ में आ गया। अब इसकी कहानी हमने डिकोड कर ली, अब उसका क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि लैम्डा जो है वो 0.25 है, मतलब सेंट्रल बैंक के टारगेट को जो वो दे रहे हैं वो मान रहे हैं 0.25 वेटेज। ओके, कम है, मतलब क्रेडिबिलिटी कम है सेंट्रल बैंक की, इसका मतलब ये है। कहता है अब बताइए अब इन्फ्लेशन को 2% लाने पर कितना टाइम लग जाएगा। पहले तो 10 साल लग गए आपको, आपने वो आंसर भी मैच कर लिया सेक्रीफाइस रेशो से, बिल्कुल सही हो रहा है। अब बताइए अंडर न्यू सर्कमस्टांसेस अब इन्फ्लेशन 2% में कैसे आएगा। अब बताइए सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा नए वाला, और आपका आंसर सी पार्ट से अगर अलग है तो क्यों अलग है, अलग तो हो गई क्योंकि एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं, दैट सी बात है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं। पहले हम सी पार्ट में लास्ट ईयर के एक्चुअल इन्फ्लेशन को ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मान रहे थे, अब ऐसा नहीं है, हम वेटेड मान रहे हैं, तो चेंज तो होगा। ठीक है, अब बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई। अब 40 ईयर, सबसे पहले अब 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहले अब तक एक स्टेप में डायरेक्टली हम पुट करते चले जा रहे थे, t+1 t+2। अब
सबसे पहले उस ईयर के लिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगा, फिर फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पुट करेंगे, फिर एक्चुअल इन्फ्लेशन निकालेंगे। 2 स्टेप में होगा भी क्वेश्चन। तो पाई ई टी ये 0.25 है, ये गिवन है कि ये 0.25 है। तो ये 0.75 आ गया। लास्ट ईयर का ये मेरे को मालूम है, ये 12% है, विच इज वेरी हाई, विच वॉज वेरी हाई। ये सुन लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आप निकालिए। अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आप निकालिए 0.25 इंटू 0.002, ये आ गया 0.005 प्लस 12%, 0.75 इंटू 0.12, ये आ गया 0.09, ठीक है। तो इस साल को लेके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितना आ गया, 0.09 प्लस 0.005। देखो चीजें बदल गई। इस साल आप इन्फ्लेशन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 9.5%, 9.5%। बी पार्ट में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें आप इन्फ्लेशन को टी ईयर के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 12%। अब आपकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई है टारगेट की वजह से, देख रहे हो, ठीक है। पूछा नहीं है इसने। अब फिलिप्स की इक्वेशन में पुट करते हैं, अब फिलिप्स की इक्वेशन में पुट करते हैं। मेरी इक्वेशन है पाई ई टी माइनस यू टी 5%। हाँ यही इक्वेशन है। अब इसको आप पाई टी -1 नहीं लिख सकते, बदल गई हैं चीजें। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ये इधर आया और ये कितना है, माइनस यूटी अभी भी कितने साल लगेंगे वो बात सेम है, तो ये 6% ही है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। पाई टी इक्वल, ये आ गया 1% -1%, तो माइनस का 0.01, ठीक है। ये इधर जाएगा तो प्लस का 0.095। तो पाई टी मेरा कितना आ गया, 0.085, यही आएगा 0.095 माइनस 0.085। देखो दैट इज 8.5%। एक ही साल में इन्फ्लेशन 12% से 8.5% आ गया। कब, जब इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन 0.095 हो गई। पहले कितना आया था, पहले आया था 11%, अब कितना आ गया, अब आ गया 8.5%, isn't it? Okay, now calculate for, now let's calculate for t years, t plus 1, for t plus 1 year, t plus 1 year के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन पाई ई टी प्लस 1 के लिए ये इक्वेशन है, पाई टी, ठीक है। ये बताइए, ये तो 0.25 है, ये 0.02 है, ये 0.75 है, और लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन कितना है, 0.085। गलती कैलकुलेशन की मत कर दीजिएगा, बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगी, करते रहिए। 0.025 नहीं 0.25 इंटू 0.02, ये तो सेम है, 0.005 प्लस 0.75 इंटू 0.085, 0.06375 ऐड कर लीजिए, 0.06375 प्लस 0.005, ये आ गया
expected inflation for t plus 1 year 0.06875. यस, अब एक्चुअल निकाल लीजिए, पाई टी माइनस पाई ई टी प्लस 1. टी प्लस 1 का इन्फ्लेशन माइनस टी प्लस 1 के लिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इक्वेशन ये है ना, माइनस यूटी माइनस 5%. ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है. ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, 0.06875 माइनस ये 6% माइनस 5%. ठीक है, तो पाई टी प्लस 1 ये माइनस 1% होगा, तो माइनस 0.01. ठीक है, ये उधर जाएगा 0.06875. तो पाई टी प्लस 1 कितना आ गया, 0.06875 माइनस 0.01, ये आ गया 0.05875. इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड, इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड t प्लस 1 इज 0.58. इसका मतलब क्या है, 5.875%. भाई साहब 2 ही साल में इन्फ्लेशन 12% से इतना आ गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज हो गया है. दिस इज द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन. किसी भी इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशन का क्या रोल होता है, इससे बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर t plus 2 years. t plus 2 years. Pi e t plus 2 lambda 2%, 1 माइनस लैम्डा यहां आ जाएगा पाई t प्लस 2, नहीं लास्ट ईयर t प्लस 1. ये हमें कैलकुलेट करना है. ये कितना है, 0.25, 0.02 प्लस 0.75. ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0.05875. ठीक है, इसको सोल्व करो. ये वाला पार्ट तो आप सोल्व कर चुके हैं, 0.005 प्लस 0.75 इंटू 0.05875, ये है 0.04400625. मल्टीप्लाई करेंगे 0.04400625 प्लस 0.005, आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगा 0.0490625. आप ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं t प्लस 2 में कितना हो जाएगा. अचीव हो जाना चाहिए, अचीव तो नहीं होगा शायद. पाई t प्लस 2 के लिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस यू टी माइनस 5%. ये मेरे को कैलकुलेट करना है. ये आप जानते ही है, मैं सीधा उधर ले जाता हूं. ये 6% माइनस 5% माइनस 1% माइनस 0.01, ये उधर जाएगा प्लस 0.049 ही लिख लेते हैं. हाँ, यहां पूरा भी लिख सकते हो. तो पाई टी प्लस 2 कितना आ गया, 0.0390625. ये आ गया आपका t प्लस 2 के लिए, और 3.90% इन्फ्लेशन. t प्लस 2 में आपका इन्फ्लेशन इतना आ गया. अब ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, मैंने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं. 2-3 पार्ट में आपको सोल्व करके दिखाना चाहता था. तो सिमिलरली आप कर लेंगे, क्योंकि मेरे को आगे के पार्ट सोल्व कराने हैं, इसलिए मेरे को आंसर तो चाहिए. t
t+3 जब आप सोल्व करेंगे तो 2.430% आ जाएगा। आप करके देख लेंगे, कोई इशू आएगा तो मेरे को बता देंगे। t+4 में अगर ऐसे ही चलते रहे तो t+4 में 2% से भी नीचे इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट सोल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप पार्ट पढ़िए उसका, क्या कहता था पार्ट, लेट इतना हाउ विल इट टेक बिफोर द इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 2%, व्हाट इज ओके। अब आप देखिए कितने साल लग गए अब आपको। फिफ्थ ईयर में टी, अगर टी को हम 1 माने तो +4, फिफ्थ ईयर में इन्फ्लेशन 2% से नीचे आ गया, तो कैन आई से इट विल टेक लेस देन 5 ईयर्स। वाई आई एम सेइंग लेस देन 5 ईयर्स, क्योंकि ये फिफ्थ ईयर में ही अचीव हो गया, फिफ्थ ईयर के बीच में ही कंप्लीट नहीं हुआ था। इट विल टेक लेस देन 5 ईयर्स टू अचीव द गिवन टारगेट। यस और नो, पक्की बात। अब अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट कहता है कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा। इसी के अंदर अगला पार्ट कहता है कि भैया सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। इस नंबर ऑफ पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशो का? फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस योर इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कितने सालों तक इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा रखना पड़ा। अब लेस देन 5 ईयर के लिए तो मैं क्या ही लिखूंगा, तो लेट मी राइट 5 ईयर्स ओनली। 5 साल लग गए मेरे को, 5 साल तक ये करना पड़ा। इससे इन्फ्लेशन कितना रिड्यूस हुआ, पाई टी कितना था, सॉरी पाई टी -1 कितना था, 12%, एंड पाई टी +4 कितना था, 1.322%। तो इन्फ्लेशन में चेंज कितने का आया, इन्फ्लेशन कितना रिड्यूस हो गया, इसमें चेंज निकाल लो, तो निकालो 1.322 -12, 10.678% का। तो इन्फ्लेशन में हमने चेंज लेके आए हैं इतने का, कितने का, 10.678, ठीक है, चेंज लेके आए हैं। और 5 साल लग गए हमें इसको अचीव करने में। माइनस इज नॉट मेकिंग सेंस ओवर हियर, ठीक है। तो डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाई 10.678, 5 डिवाइड बाई 10.678, तो ये आ रहा है 0.468। बच्चों सैक्रिफाइस रेशो आ रहा है लगभग 0.468 और 47। तो आपका इस पार्ट में सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया, 0.47। पहले कितना था, 1 साल, अब कितना है, 0.47। यस और नो, और कुछ पार्ट बोला क्या, ओके। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशो, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर सी। ओके, अब डिफरेंट क्यों है, आप समझ ही गए होंगे। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं आपको लेके, इन्फ्लेशन को लेके। सैक्रिफाइस रेशो इज लेस देन व्हाट इट वाज in earlier cases, that is 0.47 is less than 1 because of change in expected inflation। एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं सेंट्रल बैंक के टारगेट को लेके। ये भी क्यों चेंज हुई है, that is because of central bank
टारगेटिंग, सेंट्रल बैंक के टारगेट की वजह से ये चेंज हुआ, इसकी वजह से सैक्रिफाइस रेशो चेंज हो गया, यस और नो, और आपका टारगेट लेस देन 5 ईयर्स में अचीव हो गया है, यस और नो। डी पार्ट क्लियर है, आई होप आपको डी पार्ट समझ में आया होगा। वो कहता है कि सपोज दैट, ई पार्ट क्या कहता है, सपोज दैट आफ्टर द पॉलिसी हैज बीन इन इफेक्ट फॉर 1 ईयर, पीपल बिलीव दैट सेंट्रल बैंक इज इंडीड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन टू 2%। वो कह रहा है कि जब आप सेंट्रल बैंक, लोगों ने देखा कि सेंट्रल बैंक तो सच में ही 2% पर लेके आने वाले हैं, तो उनका ये चेंज हो गया, ये लैम्डा चेंज हो गया, उनको क्रेडिबल लगने लगी बात कि यार ये तो सही में, कहाँ वो नहीं सोच रहे तो 11% आ रहा था और कहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उनको सही लगने लगा, तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन को लेके 2% ही बना ली। अच्छा, इतनी जल्दी चेंज हो गए? उन्होंने 1 साल बाद रियलाइज किया सेंट्रल बैंक को देखते हुए कि यार ये तो काफी कमिटेड है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उन्होंने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को वेटेड एवरेज ना लेकर, टारगेट और लास्ट ईयर के बेस पे लेकर, उन्होंने टारगेट को ही, मतलब पूरा लैम्डा ही 1 मान लिया। ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई इनकी। फ्रॉम व्हाट ईयर ऑनवर्ड्स कैन द सेंट्रल बैंक लेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिटर्न टू नेचुरल रेट? अब बताइए कब तक यूटी को यूएन से ऊपर रखना पड़ेगा और कब यूटी को वो यूएन पर लेके आ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक अलाउ कर देंगे वो। ठीक है, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो नाउ? अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, ई पार्ट। अब आप देखिए कि आफ्टर 1 ईयर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 2% है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 2%। मेरी इक्वेशन ये थी, और 1 साल बाद ही लोगों को एक्सपेक्टेशन 2% की लग रही है। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया आपको, या आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो लोग इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्चुअली में एक्चुअल इन्फ्लेशन भी उसी की तरफ मूव करने लगता है। आपने पिछले वाले पार्ट्स में भी देखा, जहां वो इन्फ्लेशन को एक्सपेक्टेशन उनकी वेटेड एवरेज बनी, तो हमने टारगेट जल्दी अचीव कर लिया। अब उन्होंने टारगेट को ही बना लिया, जब उन्होंने टारगेट को ही बना लिया, तो 1 साल बाद जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन, वही इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो मतलब इनका जो गैप है वो 0 आ जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है, इट विल बिकम, ये जो गैप है, 1 साल लगेगा लेकिन इसको, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसी की तरफ वो मूव करेगा, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना वो एग्जैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है यूटी रिटर्न्स टू यूएन जस्ट आफ्टर 1 ईयर। मतलब 1 साल तो, या 1 साल से कम तो आप कहेंगे, जब तक लोगों को ये समझने में लगेगा कि सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है वो बहुत क्रेडिबल है, जब तक लोगों को ये समझने में लगेगा तब तक तो ठीक है। लेकिन 1 साल बाद जब लोगों को रियलाइज हो जाएगा, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली 2% बना लेंगे, तो ये गैप 0 हो जाएगा, ये गैप 0 हो जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर ही यूटी वापस यूएन पे आ जाएगा 1 साल के बाद। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? अब वो ये पूछता है कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा इसी पार्ट में। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में अल्फा। इसको अचीव करने में, यूटी को वापस यूएन लाने में कितने साल लग रहे हैं? 1 ही साल लग रहे हैं। कितना इन्फ्लेशन रिड्यूस करना था? 10%। यस और नो? वो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाता है। 1/10। तो अब सैक्रिफाइस रेशो आ गया 0.1। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि अब 1 ही साल तक यूटी यूएन के ऊपर रहेगा, 1 ही साल तक। कितना इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है? 10%। तो 1/10 कितना आ गया? 0.1। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे चीजें बदल गई। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। फ्रॉम व्हाट ईयर ऑनवर्ड्स कैन द सेंट्रल बैंक लेट द, ठीक है, ये हो गया है।
What advice would you give to a central bank that wants to lower rate of inflation by increasing rate of unemployment as little and for as short a time as possible? वो कहता है कि क्या एडवाइस देना चाहेंगे। अब आप खुद ही एडवाइस दीजिए। देखिए, आप ये देखिए, इससे हम सबसे पहला पार्ट देखें तो जब लोग लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन को अपना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मान रहे थे तो उनको 10 ईयर्स लग गए, 10 ईयर्स लग गए। फिर उन्होंने अपना एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी और वेटेड एवरेज लिया और वेट बहुत कम असाइन किया सेंट्रल बैंक के टारगेट को 0.25, तब 5 साल लग गए या लेस देन 5 ईयर्स लगे। आपने देखा लेस देन 5 ईयर्स लगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि अगले ही साल जब उन्होंने एक्सपेक्टेशन अपनी ऐसे बनाई कि उन्होंने टारगेट को ही मान लिया तो एक ही साल में अचीव कर लिया। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई होगी। एफ पार्ट का अगर मैं आंसर करूं, सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज देयर credibility regarding मॉनेटरी टारगेट्स। सेंट्रल बैंक को अपने जो टारगेट्स हैं उनके लिए लोगों में ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए तत्पर हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर मैं इस इक्वेशन की टर्म्स में बात करूं तो इससे आपका लैम्डा बढ़ेगा। अगर मैं एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, तो लैम्डा बढ़ेगा तो आप बड़ी जल्दी यूटी विल रिटर्न टू यूएन। तो आप ये एडवाइस दोगे सेंट्रल बैंक को कि आप अपनी मार्केट में, इकोनॉमी में क्रेडिबिलिटी बढ़ा लो। इजंट इट? यस और नो? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ी इसमें चीजें आपने सीखी होंगी। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल कवर क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।